हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 11th की हिस्ट्री एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि 11th 12th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले से आपका 6, 7, 8 ये 3 क्लास की एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है, तो इसे भी आप जा कर के देख सकते हैं। कुछ शब्दावलियाँ इसमें भी हैं। शॉर्ट्स नोट्स बनेंगे आपके, एक एक पेजों में आ जाएंगे, तो उसको एक बार जा कर के आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और मैंने विथ एग्जांपल क्वेश्चन को लेकर के आपको बताया है अच्छे से। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। एडिटेड पीडीएफ है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को भी देख सकते हैं पीडीएफ के साथ में। तो देखते हैं प्रारंभिक समाज यहाँ पर दिया हुआ है। तो कह रहा है इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाज से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है, और दूसरा यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल आपका प्री के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम देखेंगे। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधे से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू किया गया, तो ये भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो ठीक है, तो ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। दूसरे विषय में हम क्या पढ़ेंगे, ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान में ये इराक में है, कि कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। तो जब हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य वाला जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो साक्ष्य वगैरह हैं, उसमें कौन से पुरातात्विक साक्ष्य हैं, कौन से साहित्यिक साक्ष्य हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। और मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पावासी, सिंधु घाटी सभ्यता वासियों का संबंध कैसा था, क्या साक्ष्य मिले हैं कि हाँ ये इन दोनों में संबंध है, ये बताता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ अच्छे से पढ़ चुके हैं, हालांकि यहाँ भी पढ़ेंगे। आप ये भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। ठीक है, तो यहाँ भी आपका कुछ भी नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाऊ घरों, आसरों तथा शिलास्तरों में रहने वाले इंसानों के आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पूर्व पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर, खानाबदोश जिंदगी मतलब वही कंदमूल, फल फूल, शिकार पर निर्भर रहने का कोई आश्रय नहीं। ठीक है, खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, यहाँ से अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया। जैसा कि आप आगे विषय 1 में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाया। तो यहाँ पर जो आपका प्रीलिम्स का फैक्ट है वो ये है कि लोगों ने
भेड़, बकरी, ढोर, सूअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। तो ये जानवरों के नाम याद रखेंगे। दूसरा इसमें क्या आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से फसल से परिचित थे, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, ठीक है, इनसे परिचित थे। फिर ज्वार, बाजरा और धान से। लेकिन यहाँ पर गन्ने की कहीं भी जिक्र नहीं हुई है, गन्ने की। और यही आपका पीटी में क्वेश्चन बनाया था। ये दिया था, गेहूँ दिया था, जौ दिया था, मटर दिया था, ज्वार दिया था, बाजरा दिया था। उसमें बीच में कर दिया था गन्ना, और इसी को एलिमिनेट करके आपका आंसर उसमें सही था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसे आप ध्यान से रखेंगे। अगर ये यहाँ पर कह रहा है कि भेड़ है, बकरी है, ढोर है, सूअर है, गधा है, और इसी में कर दे कि शेर, बाघ, एक आध कोई डाल दे, तो अगर आप सरसरी निगाह से पढ़ते जाएंगे ना, तो ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और जब बाद में आप आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम रहता नहीं है, प्रेशर बहुत रहता है हमारे ऊपर, ठीक है, और आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कभी हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, कभी हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है, कभी हमसे गोला गलत भर देते हैं। तो इस तरीके के सिली मिस्टेक बहुत होते हैं। तो इन सिली मिस्टेक से बचिए, और इसका एकमात्र यही कारण है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पर एनसीईआरटी में कह क्या रहा है, यानी किसके किसके बारे में बात कर रहा है, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखिए एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया, क्या पता आगे से ये क्वेश्चन बन जाए। ऐसा नहीं है कि केवल यूपीएससी वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पीसीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम पास करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग से कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो यही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन बार बार पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं। तो आप लोग भी यही कीजिए। तो यहाँ पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन, और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5000 साल पहले, ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। इसीलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई, और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बनाने लगे। यानी जब कृषि आई तो लोग क्या हो गया लोगों के साथ, वो लोग क्या करने लगे, वो स्थायी जीवन जीने लगे। तो स्थायी जीवन जीने का प्रारंभ कब स्टार्ट हुआ था, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसी बीच कुछ जन समुदाय ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया, और ये मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए, सुपाच्य मतलब जो पाच्य, जिसका पाचन आसानी से हो जाए, पाचन में सुगमता प्रदान करे, उसी को कहते हैं सुपाच्य। तो सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। जैसा कि अगर आप देखेंगे पाषाण काल के, अगर आप औजार देखें पाषाण काल का, तो वो नुकीले नहीं थे, बहुत बड़े होते थे और भारी होते थे, इस तरीके से, ठीक है। बहुत नुकीले नहीं होते थे, उनका धार जो सही नहीं होता था, बहुत भारी होते थे। लेकिन जैसे ही लोग मध्य पाषाण काल में गए, मध्य पाषाण काल, इसमें औजार छोटे पैने होने लग गए, ठीक है, नुकीले होने लग गए। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है, नुकीले होने लग गए, ठीक है। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली, मूसल, पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिनमें जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। तो औजार तो ऑब्वियसली है कि जो भी आपको ऑप्शन में दिखे औजार, ये मूसल, ओखली, कुल्हाड़ी, इतना आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हाँ ये उस टाइम पे रहा होगा, क्योंकि वो लोग कंदमूल जो होते थे जंगलों के, या फिर जानवरों का शिकार करना, उनके खाल को उतारना, तो इन सारी चीज़ों में ये इसका यूज करते थे। तो संभवतः ये सारी जितनी भी औजारें हैं उस टाइम पे रही होंगी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने
और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें थीं लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और ऑब्सिडियन। ठीक है, यानी ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। ऑब्सिडियन क्या होता था, यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ऑब्सिडियन का संबंध था, या निम्नलिखित में से ऑब्सिडियन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी का पक्का या पक्का जमा लावा। ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, नहीं तो अगर दे देगा ऑब्सिडियन क्या है, तो ऑब्सिडियन यहाँ पर अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पक्का गलत कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कालक्रम भी है, डिवोनियन, ऑब्डिसियन, इस तरीके से करके है, तो आप कन्फ्यूज जाएंगे कि ये काल विभाजन है, तो ये काल विभाजन नहीं है। ठीक है, एरा नहीं है ये, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अस्पष्टता लोग एक चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। ठीक है, इस प्रकार व्यापार में वृद्धि हुई, गांवों और कस्बों का विकास होता गया, लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। तो अगर आपसे पूछ ले कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, प्राचीन इतिहास से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आरंभ से लेकर के वर्तमान में जो हम राज्य को देखते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, तो आप ये सारी कहानी अब बना करके लिख सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, अदर कोई रिसोर्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से फॉलो कर लिया और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ईजिली आप उसका आंसर लिख पाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा ठीक है, ये तो हो गया क्या क्या हुआ इसमें कि शहर स्थापित होने लग गए। ठीक है, और जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, गतिविधियां बढ़ती गई, व्यापार वगैरह होते गए, धीरे धीरे करके ये जो शहरों के स्थापित होने की जो रफ्तार थी वो भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वान न तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय भी थे, पशुचारक भी थे यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्रहारक समुदाय और नगरवासी लोग। ठीक है, तो इतने लोग वहाँ पर रहते थे। तो बस आपको यहाँ से एक तो ये नोट डाउन करना है अपने कॉपी में, ठीक है, और दो ये नोट डाउन करने हैं। बाकी आप कहानी की तरह इसको पढ़ लेंगे, बस ध्यान में रखेंगे, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर दिया है कि कालक्रम का अध्ययन कैसे करें। आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। तो विश्व इतिहास हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पर उसको पढ़ने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो मेंस के हिसाब से है। तो जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर वही एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जा रही है। जब आप इस कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो यह ध्यान रखें। अब क्या क्या आपको ध्यान रखना है, राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन प्रतिक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया, तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। ठीक है, कुछ तिथियां किसी प्रक्रिया के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर, यानी आपको साक्ष्य ध्यान रखना है, कौन कौन से राजा के बीच कौन कौन सी युद्ध लड़ी गई है ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको कालक्रम रखना है, भौगोलिक आधार कैसा था साम्राज्य का ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ प्री के लिए है नहीं, तो इसे भी हम छोड़ सकते हैं, इसे छोड़ दीजिएगा बिल्कुल ही। अब आते हैं 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईसा पूर्व, इसको देखते हैं।
यह कालक्रम, ये कुछ स्ट्रक्चर है, अभी देखेंगे क्या बनाया है ये, ठीक है, फिगर है ये, देखेंगे अभी इसको क्या किस चीज़ का है ये। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकासों जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम 2 में दी जाएगी। तो ये जो प्राचीन साम्राज्य इनको अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से भी आपका कुछ भी नहीं है। इस चार्ट को आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको एक बार ऐसे ही अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बीपीएससी में पूछा गया है। अभी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, इसमें ये पूछा गया था कि ये जो लोहे का आविष्कार है वो कब किया गया था, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक बार ये पूछ चुका है, तो ये जो कालक्रम होते हैं थोड़ा सा इनको आप ध्यान में रख लीजिएगा। वो फेमस ऐसा नहीं कि सारा ही पढ़ने बैठ जाइए, बस फेमस। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है आपका, एशिया में आग का प्रयोग कब हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। कुत्ते को पालतू कब बनाया गया था, ये भी पूछ सकता है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप। भीमबेटका का गुफा चित्र कितना पुराना है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर आपका ये प्रारंभिक कृषि बस्तियाँ, ये इम्पोर्टेंट है। कपास की खेती, ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। कुम्हार के चाक का प्रयोग, हल, कृषि, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। सिक्कों का प्रयोग, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये सब ज़रूरी नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये तो आपको पता ही है। लोहे का प्रयोग हमने देख ही लिया। ऋग्वेद की रचना आपको पता ही होगा। हड़प्पा कालीन संस्कृति, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप डेट को देख लीजिएगा। ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि एशिया वाला इंपॉर्टेंट था, ये अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है। अफ्रीका और एशिया का देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये है चित्रात्मक लिपि का विकास कब हुआ था, इसको एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। अब आ गया आपका अध्याय 1। अभी तो हम बस इसका इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, ये शॉर्टकट में बता दिया था, ठीक है। अब हम अध्याय 1 पे आते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होगा चैप्टर समय की शुरुआत से। यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा जो नोट डाउन करना है वो मैंने आपको बता दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी इसको हम देखते हैं। कह रहा है इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम मानव कह सकते हैं। तो मानव का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव कब हुआ था, ये ध्यान रखेंगे, तो 56 लाख वर्ष पहले। ये आपका फैक्ट है एक पीटी का, ठीक है, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरे द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे। प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधे से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। यानी किसकी बात कर रहा है, खानाबदोश मानव का, ठीक है, आदि मानव का। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रह से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि अगर आप अंडमान निकोबार में एक जनजाति है, हालांकि एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि जरावा सोम्पेन ऐसे करके कुछ है, तो वो लोग आज भी जो जंगली कंदमूल फल फूल हैं उन पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, ठीक है, तो व्यवस्था करते हैं। इसीलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं।
जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। तो जीवाश्म का मतलब क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए, आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, तो जीवाश्म क्या है तो यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजी से मिलता है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गईं, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। तो ये जो चित्रकारी होती है, जो औजार होते हैं, ठीक है, खास करके अगर हम चित्रकारी की बात करें तो इससे हमें क्या पता लगता है कि उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए चित्रकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि भीमबेटका की अगर देखेंगे आप जाकर के गुफा में चित्रकारी, तो वहाँ पर जो स्त्री और पुरुष हैं उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से श्रम विभाजन को दिखाया गया है। तो इससे हमें सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है और क्या क्या श्रम हो रहे हैं वहाँ पर, उससे हम उनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो जानवरों का लोग शिकार कर रहे हैं तो वो चित्रात्मक है, तो उससे हम उनके भावों का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिससे हम उनके चित्रों को देख करके उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण कैसे कर सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बना सकता है कि जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण केवल हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप अप्रत्यक्ष रूप से भी उसका निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थीं तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थीं। विद्वानों को यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर यानी जर्मनी के डसेल्डोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुटरॉल को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे वॉन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफहौसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो संरचना जब उन्होंने बनाया होगा तो ये जो कुछ जबड़े होते थे पहले के तो उनके बाहर निकले होते थे। ठीक है, ये जो सर जो होता था वो भी आड़ तिरछा होता था। तो इस तरीके से जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो है आधुनिक मानव का जो ये अस्थि है वो तो नहीं है, ये जो कंकाल है वो आधुनिक मानव का तो नहीं है। तो उन्होंने इस आधार पर अनुमान लगाया कि संभवतः ये उस मानव का होगा जो अब बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया
और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ध्यान देंगे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो यह चार्ल्स डार्विन की प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर के अपने वर्तमान रूप में आया है। यानी आदि मानव का अगर आप चित्र देखे होंगे तो पहले वो झुक करके चलते थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो सीधा होना स्टार्ट हुआ, फिर और सीधा होना, फिर और सीधा, और वर्तमान रूप में आ गए। तो वो कह रहे थे यही कि उनका मानना ये था कि पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप में वे विकसित होकर के वर्तमान रूप में आए हैं। तो अगर आप देखेंगे भी तो वो गोरिल्ला टाइप में रहते थे, तो झुक करके चलते थे। कहीं आप देखेंगे ऐसे 6-7 ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसमें मानव झुक के चलता है, फिर ऐसे करके फिर पूरा खड़ा हो गया है वर्तमान। तो नीचे लिखा भी है वर्तमान मानव, ठीक है। तो उस फिगर को एक बार आप जा करके देख ले, गूगल भी कर सकते हैं आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डार्विन का यही मत था कि पहले वे जानवर से और उन्हीं का क्रमिक रूप से विकसित होकर के वो अपने वर्तमान रूप में आ गए। ये कुछ नहीं है इसमें, बस ये दिखाएगा कि जीवाश्म को कैसे प्राप्त करते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या मतलब किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ये आसान नहीं होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे आप इसको यहाँ से छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी पढ़ने को किसमें, एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छे तरीके से सर के नोट्सों में भी है ये चीज़ें, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। हालांकि डिफिनेशन आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा। इसे भी छोड़ दिया, बस निएंडरथल मानव की खोपड़ी है, इसके बारे में बताया गया है, ये भी छोड़ दीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखते हैं इन 4 खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी क यानी ये एक वानर की है। खोपड़ी ख ऑस्ट्रेलियोपिथिकस नामक प्रजाति की है। खोपड़ी ग होमो इरेक्टस जो खड़े होकर सीधे चलते हैं उनको क्या कहते हैं, होमो, ये ध्यान रखिएगा, होमो इरेक्टस किसको कहते हैं, जो सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी होते हैं, ठीक है। ये शब्दावली ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। खोपड़ी घ यानी इसके बारे में बता रहा है, ये होमोसेपियंस है। इसमें कह रहा है कि चिंतनशील प्राज्ञ प्राणी मानव है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको क्या माना है, होमोसेपियंस क्या है, तो ये चिंतनशील मानव है, इसको ध्यान रखिए। और होमो इरेक्टस क्या है, तो ये सीधे खड़े होकर के चलने वाला आदमी है। तो इन दोनों को घुमा देगा, चिंतनशील कर देगा आपका होमो इरेक्टस में, और ये जो खड़े होकर चलने वाला है उसको कर देगा होमो सेपियंस में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बचिएगा यहाँ से, ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान में रख लीजिएगा। आज की मानव कहाँ गया, अच्छा ये आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए। अच्छा, ये आपका काम है, तो इसे छोड़ दीजिए। यहाँ देखते हैं चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो पहले सांप होते थे उनमें पैर होते थे, लेकिन पैर जो उनके थे वो यूजलेस थे, इसलिए वो पैरों का यूज़ ना लेने की वजह से वो विलुप्त हो गए। तो इसी तरीके से ये क्रमिक विकास में भी कुछ रहा होगा, तो जो डार्विन बताते हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाओं तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप
अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख, तो छोड़ दे, सब कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल ऐसे ही दिया है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, ये छोड़ सकते हैं आप बिल्कुल ही। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह। तो ये शब्दावली याद रखिएगा, प्राइमेट क्या है, तो स्तनपायी प्राणी जो होते हैं उनके एक से अधिक समूह को उपसमूह कहते हैं, ठीक है। समूह के अंतर्गत जो एक उपसमूह होता है उसी को कहते हैं प्राइमेट। प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर, मानव शामिल हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियाँ होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राइमेट प्राणी जो होते हैं उनके दांत भिन्न भिन्न होंगे। तो ये सब प्राइमेट प्राणी हैं। वानर का दांत और अलग होगा, मानव का कुछ और अलग होगा, लंगूर का और अलग होगा, तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। और एक फैक्ट यहाँ पर है, होमोनिडो का उद्भव कहाँ पर हुआ था, तो होमोनिडो का उद्भव जो हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे बस। भैया देखते हैं हाथ का क्रमिक विकास कैसे हुआ। ये देखिए, पहले देखिए हाथ का, फिर ये देखिए ख, देखिए ग, देखिए क आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है, ठीक है। आकृति होमोनिड की तो देख ही सकते हैं, ठीक है, इसे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इसमें हालांकि कुछ है नहीं प्री के हिसाब से, बस इसको देख लीजिएगा एक बार, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, होमोनिड होमोनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि होमोनिड कौन से निम्नलिखित में से कौन से परिवार के सदस्य होते हैं या किस परिवार के सदस्य होते हैं, तो वो होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों के प्राणी शामिल हैं। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दोनों पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। तो ये खासियत होती है, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये शब्दावली याद रखिएगा। जीनस का मतलब क्या होता है, तो जीनस का मतलब होता है वंश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये भी आप छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं है ये। होमोनाइड बंदरों से कई तरह के भिन्न होते हैं। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं आप, ये भी छोड़ सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। ये भी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी कुछ नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको भी, ये भी कुछ नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए, ये भी, ये भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है तो इसलिए ये बनेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। ये भी आप छोड़ सकते हैं। वैसे कहानी की तरह इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। यह आदि कालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके, यानी कैसे भोजन प्राप्त करते थे वो, तो इसको सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं। अब तक हम अपनी आदि मानव के अस्थिपंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और यह देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते, जैसे संग्रह करते थे, शिकार करते थे, अपमार्जन, मछली पकड़ना संग्रह की क्रिया में शामिल है। संग्रह के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है, जैसे कि संगन कल्ली से राख का ढेर मिला है, ठीक है, चावल की भूसी मिली है, तो इससे अनुमान लगाते हैं। कोल्डी हवा से भी मिला है,
तो इस तरीके से कह रहा है कि हम इस तरीके के दुर्घटना या संभव कह सकते हैं कि संयोगवश जो जले हुए चावल वगैरह हैं वो हमें मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातात्विदों को उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाल ही के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। अब अधिकाधिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मस्सा खुरुच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे। यहाँ से भी कुछ खास लग नहीं रहा है, ठीक है, ये भी आप छोड़ ही सकते हैं। ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी कुछ भी नहीं है। और इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं कि पहले कहाँ रहते थे, स्थायी जीवन था नहीं, तो इस जंगल से उस जंगल भटकते रहते थे, क्योंकि एक जंगल पर रहेंगे तो कब तक खाएंगे, वो संसाधन तो ख़त्म होंगे ही। तो वही चीज़ें हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं है। और ये देख सकते हैं उस टाइम के हस्त कुठार हैं या औजार हैं, ये इसे देख सकते हैं, ये भी आप हटा सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये औजार बनाते थे, छोटे छोटे पत्थर हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ लोग यहाँ पर औजार बनाते थे। और ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं, झोपड़ी को सहारा देने के लिए दिख रहा है, ये चारों तरफ से झोपड़ी के पास रख देते थे ताकि झोपड़ी मतलब गिरे ना जल्दी, ठीक है, मजबूती नीचे से उसका बेस बना रहे। तो इसमें भी कुछ नहीं है, यही चीज़ें बताई गई हैं जो फिगर में दिखाया गया है। औजार का निर्माण कैसे करते हैं तो आप सभी को पता होगा, ये भी बहुत नुकीले उकीले नहीं होते थे इस टाइम के औजार, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपको कुछ नहीं है। यहाँ से एक फैक्ट है कि ये जो अल्टामीरा गुफा है ये कहाँ पर है, तो ये स्पेन में है। और यहाँ पर एक बैल का चित्रकारी देखी गई है कि जो छत है, ऊपर छत पे ये बैल का चित्र बनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अल्टामीरा गुफा कहाँ पर है, तो ये स्पेन में है। ये भी कुछ नहीं, कहानी की तरह पढ़ लीजिएगा, ये भी नहीं है कुछ भी। एक शब्दावली, ये हादजा क्या है, तो हादजा क्या है, तो ये हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह होता है, इसी को कहते थे हादजा, ठीक है। यहाँ से इतना ही इम्पोर्टेंट है और छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो टाइम यहाँ पर वेस्ट करना सही नहीं था, तो इसलिए जितना इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया। तो आपको बस यही है जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, जो मैं बोली हूँ आपको नोट डाउन करने के लिए, बस उतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।